हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई, ये लगभग 5वां वीडियो है और आप जानते हैं कि हम लोग 12th क्लास के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। लगभग एक चैप्टर से 40 से 50 ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। पूरा चैप्टर का 40-50 ऑब्जेक्टिव में निचोड़ देख रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट को भी देख रहे हैं हम। यानी ऐसे कह सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव उठाकर लाए हैं हम। मेरे भाई, यदि आप एक चैप्टर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझिए 16 चैप्टर से लगभग 800 से 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब आप 800-900 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे और चैप्टर के प्रत्येक कॉन्सेप्ट से करके जाएंगे, मेरे भाई एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा और आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, आपको सभी का सभी वीडियो देखना है और तैयारी करना है। मेरे भाई, यदि आप सभी का कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक प्रत्येक कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बस मेरे वीडियो को देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा चैप्टर है मेरे भाई, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पी ब्लॉक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि पी ब्लॉक का पार्ट 1 लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई, और ये पी ब्लॉक का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, और इसमें पी ब्लॉक के पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव विथ कंसेप्ट देखने वाले हैं मेरे भाई। कॉन्टेक्ट हो गया है, कंसेप्ट हो गया, ये गलत है। ऑब्जेक्टिव विथ कंसेप्ट देखने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि और कौन से पी ब्लॉक में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पहला वीडियो में हम लोग नहीं किए हैं, इस वीडियो में करेंगे। तो पहले पी ब्लॉक के वीडियो में लगभग 42 क्वेश्चन के आसपास हम लोग किए, 42-43, और इसमें लगभग 37-38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। दोनों वीडियो को अगर मिला के देख लेते हैं तो पी ब्लॉक जैसे बड़े चैप्टर का समाधान खलास हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाई 1 करके मेरे भाई हम लोग चालू करेंगे। और थोड़ा सा मच्छर ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बरसात का दिन है, बरसात दिन नहीं है, थोड़ा हो रही है। चलिए, तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस यहाँ पे आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि S8 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो समझो कि बिहार बोर्ड के मुंह में रहता है, टप से उगिल देता है, टप से थूक देता है ऐसे मेरे भाई। तो देखिए ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अगर ऐसे जैसे S8 आ गया, P4 आ गया, Cl2 आ गया, O2 आ गया, N2 आ गया, H2 आ गया, मेरे भाई एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु आपको दे दे, एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु दे दे, एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु दे दे, तो समझिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक शब्द में कितना होगा, 0 होगा मेरे भाई। एक शब्द में सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी फॉर देवसेना मेरे भाई। S8 का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो इन सब का जिसमें एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु हो, उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। यहाँ पे देखिए, वाष्पशील कौन कम वेपराइज्ड है या कौन कम वेपराइज होगा, कौन कम वाष्प में बदलेगा। देखिए, वाष्प में वही कम बनता है मेरे भाई जिसके बीच का बॉन्ड मजबूत होता है। ठीक है, जिसके परमाणुओं के बीच का बॉन्ड मजबूत होगा वो जल्दी वाष्प में नहीं बनेगा। आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा है मेरे भाई कि होगा। जैसे आपके सामने एक है H2O, एक है H2S, एक है H2SC और एक है H2T। ये यहाँ पे देखिए सब में H बराबर है और ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये ग्रुप 16 के तत्व हैं। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड देखें, हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड देखें, हाइड्रोजन और सेलेनियम के बीच का बॉन्ड देखें और हाइड्रोजन और टेलुरियम के बीच का बॉन्ड देखें, तो मेरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज तो सब में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा सल्फर, उससे बड़ा सेलेनियम, उससे बड़ा टेलुरियम। तो सबसे छोटा साइज इसका होता है मेरे भाई, तो इसके बीच का बॉन्ड भी छोटा होगा और ये बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी बॉन्ड की लंबाई छोटा होगा
और यहाँ पे बॉन्ड की लंबाई ज्यादा हो गया मेरे भाई, तो ये जल्दी बॉन्ड टूटेगा नहीं, जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, और ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा मेरे भाई तो जल्दी वाष्प में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फिर से हो जाएगा मेरे भाई D4, बिल्कुल देवसेना, D4 देवसेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? ऑक्सी अम्ल का मतलब होता है मेरे भाई कि जो अम्ल हो और उसमें ऑक्सीजन भी हो, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। देखिए जब आप पी ब्लॉक पढ़े होंगे तो ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, इसमें जितने भी तत्व हैं मेरे भाई वो लगभग ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, कुछ ज्यादा बनाते हैं, कुछ कम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लोरीन के विषय में पूछा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी मेरे भाई ग्रुप 17 के तत्व हैं, ये सभी के सभी हाइलोजन हैं। और हाइलोजन में पूछा है इन चारों में से, इन चारों बहनों में से पूछा है कि कौन कम ऑक्सी अम्ल बनाता है। देखिए वही कम ऑक्सी अम्ल बनाएगा जिसका साइज बिल्कुल छोटा होगा, ठीक है, जिसका साइज मेरे भाई बिल्कुल छोटा होगा वो ऑक्सी अम्ल कम बनाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का लगभग 35 और इसका 86, ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, सबसे छोटा मेरे भाई फ्लोरीन है, और फ्लोरीन सबसे छोटा है तो याद रखिएगा यही सबसे कम ऑक्सी अम्ल बनाता है। केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, वो है HOF। ध्यान से देखिए, इसके शुरू में H है तो अम्ल है, इसमें ऑक्सीजन भी है और इसमें फ्लोरीन भी है, तो फ्लोरीन का ये ऑक्सी अम्ल है, केवल एक ही बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A4। आओ कभी हवेली पे, ठीक है, मेरी हवेली पे मत आना। सबसे प्रबल अम्ल है, आपको बताना है मेरे भाई, इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन है? प्रबल का मतलब कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन ज्यादा अम्लीय है, आपको बताना है। चलिए कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा अम्लीय है, इसे बताने के लिए आपको सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना पड़ेगा। याद रखिएगा, सेंट्रल एटम का मतलब बीच वाला परमाणु, सेंट्रल एटम का, जिस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उस पर चार्ज अधिक होगा, याद रखिएगा मेरे भाई, वही प्रबल अम्ल होगा, वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वही सबसे प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्लोरीन का चेक करना है, तो ऑक्सीजन का होता है -2 और हाइड्रोजन का होता है +1, तो 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 दूना -8 और +1 कितना हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई -7, और -7 को उल्टा करेंगे तो +7, जो आता है उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो -2 अगुणे 3, 3 दूना -6, ये 3 दूना -6 और -6 और +1 मेरे भाई -5, अब -5 को उल्टा करेंगे तो +5 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 होगा, 2 दूना मेरे भाई -4, अब -4 और प्लस हाइड्रोजन का 1 -3, अब -3 को उल्टा करेंगे तो +3 आएगा। यहाँ पे -2 और यहाँ पे +1, चूंकि ये एक ही है तो -2 एकम -2, ठीक है, यहाँ पे -8, तो -2 +1 -1 और उल्टा कर देंगे तो +1, यानी सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर जो है HClO4 का है, सबसे ज्यादा, +7 है, इसका +5, इसका +3, इसका +1, तो मेरे भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वही प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। उससे कम होगा HClO3, उससे कम होगा HClO2, उससे कम होगा HClO। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। ये तो सबसे फाड़ू क्वेश्चन है, आप एक बार दिमाग लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं। थोड़ा कैमरा को देख लेते हैं। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरे भाई, क्या बनाता है? ये सबसे मोस्ट रिएक्शन माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता, एक्सेस होना चाहिए। अमोनिया कैसा होना चाहिए मेरे भाई? बिल्कुल एक्सेस होना चाहिए। चलिए आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब भी कहे मेरे भाई क्लोरीन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोरीन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख देंगे क्लोरीन, और अमोनिया से अभिक्रिया कराना है तो NH3, ठीक है। अब इसके 2 केस बनाएंगे, कितने केस बनाएंगे? 2 केस।
केस नंबर पहला, यहाँ पे दो केस बनाएंगे और दो केस में पहला नंबर केस बनाएंगे 1 नंबर, क्लोरीन को रखेंगे लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब कम, और अमोनिया को रखेंगे एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिकतम। तो यदि अमोनिया एक्सेस होगा तो क्लोरीन लिमिटेड होगा। और मेरे भाई दूसरा केस बनेगा, इसको एक्सेस कर दे, अगर ये ज्यादा कर दे तो अमोनिया लिमिटेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले का यहाँ पे हम बनाएंगे और दूसरा का यहाँ पे बनाएंगे। जब क्लोरीन कम रहे और अमोनिया अधिक रहे मेरे भाई, तो कौन सा कंपाउंड बनता है, ध्यान दीजिएगा। अमोनिया एक्सेस रहे तो ये NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अब प्लस में बनता है नाइट्रोजन गैस। बिल्कुल, ये पहला नंबर केस में बनता है जिसमें अमोनिया एक्सेस हो। और दूसरा नंबर केस में मतलब अमोनिया लिमिटेड हो, कम हो, उसमें बनता है मेरे भाई NCl3 और प्लस HCl। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी केस पूछे तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ पे क्लोरीन अमोनिया की अधिकता, तो अगर ये एक्सेस है तो ये लिमिटेड होगा, तो क्लोरीन लिमिटेड और अमोनिया एक्सेस मेरे भाई, तो ये बनेगा। और ये वाला ऑप्शन में है तो NH4Cl प्लस N2, बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। और C4, बिल्कुल C4 चाचा जी, आपके चाचा जी मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, बहुत बार रिपीट करता है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक, किसका प्रयोग होता है, ये बताना है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में, जैसे फोटोग्राफर जो फिल्म प्लेट का यूज करते हैं मेरे भाई, उसमें कलर करेक्शन के लिए एक कंपाउंड का प्रयोग करते हैं जो विभिन्न रंगों को एब्जॉर्ब करके एक सुनहरा सा कलर, एक ब्राउन बैकग्राउंड देता है मेरे भाई। ऐसे जो होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं सिल्वर हाईलाइट। सिल्वर के हाईलाइट जो होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट में काफी प्रयोग होते हैं। सिल्वर मतलब Ag और हाईलाइट मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है मेरे भाई, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका, सिल्वर, AgBr का होता है। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। और B4 बिल्कुल बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है। आपको बताना है कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होगा। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। कौन सा बंध, कौन सा बॉन्ड, बंध का इंग्लिश होगा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, किसी भी परमाणु के बीच का जो बॉन्ड होता है वो तभी ज्यादा मजबूत होगा जब वो छोटा होगा, उसका साइज छोटा होगा। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच है, यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन के बीच है, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच है, और आयोडीन आयोडीन के बीच है। आपको पता होगा फ्लोरीन का साइज पूरे हाइड्रोजन में सबसे छोटा होता है, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा होता है मेरे भाई, तो इसके सेंटर से ले लीजिए। और ब्रोमीन का साइज उससे भी बड़ा होता है, तो ये ले लीजिए। और आयोडीन का साइज मेरे भाई उससे भी बड़ा होता है, तो ये ले लीजिए। आपको पता होगा कि छोटा साइज है इसलिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, यानी ये लंबाई कम होगी और ये ज्यादा होगी, ये दूरी ज्यादा और ये दूरी कम, इसलिए छोटका बॉन्ड जो होगा मेरे भाई, छोटका बॉन्ड वो स्ट्रांग होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल यही स्ट्रांग होगा और यही मजबूत होगा। तो A4 बिल्कुल आओ कभी हवेली पे, तो F के बीच में जो बॉन्ड होगा वो मजबूत होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा। याद रखिएगा, छोटका जो डंडा होता है ना, आप कितना भी तोड़िएगा तो उस पर ज्यादा बल लगेगा, टूटेगा नहीं। वही लंबा डंडा रहे, लंबा स्टिक रहे, तो आप तुरंत उसे कैसे भी मोड़ के तोड़ देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये बड़ा है इसलिए स्ट्रांग नहीं है, और ये छोटा है इसलिए स्ट्रांग है। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, VVI कर लीजिए, वेरी वेरी आई, ज्यादा आई भाई, एकदम कर लो VVI। देखो लो, एजा अनुचुंबकीय के बारे में पूछा था। अनुचुंबकीय के इंग्लिश होला पारामैग्नेटिक के बारे में पूछेगा, पारामैग्नेटिक। और एक और टर्म इसके साथ पढ़ लेंगे, डायामैग्नेटिक। दोनों जुड़वा भाई है मेरे भाई, दोनों जुड़वा भाई है, दोनों को एक साथ समझ लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई सा भी कंपाउंड, कोई सा भी कंपाउंड कब पारा होगा कब डाया होगा, इसको समझने के लिए बस आपको एक ट्रिक याद रखना है। यही ट्रिकवा से राउरा लोग काम हो जाए हमारे भाई, सब काम हो जाए। देखो लो, तारा लोग के निकाले के बाद कंपाउंड के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मतलब होला परमाणु के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और टोटल मतलब जितना वो कंपाउंड में परमाणु बा सबके निकाल लेवे के बा। मान लो हेजा कुछ आई तो वो दू तरह से आ सकता रहा। वो कितना तरह से आ सकता? दू। हो सकता कि जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलने बार लो वो इवेन नंबर आ जाओ। इवेन नंबर के मतलब भइल हमार भाई सम संख्या आ जाओ, 2 4 6 8 ऐसे आ जाओ। या हो सकता कि विषम संख्या आ जाए। विषम संख्या का मतलब भइल ऑड नंबर आ जाए। तो हमार भाई जब सम संख्या आई तो याद रखिए लो, जैसे सम संख्या आई तो तारा लोग के मार देवे भाई डायामैग्नेटिक हुई। कौची हुई? डायामैग्नेटिक हुई। डायामैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और जैसे विषम संख्या आएगा मेरे भाई तो हो जाएगा पारामैग्नेटिक, और पारामैग्नेटिक का हिंदी होता है मेरे भाई बिल्कुल अनुचुंबकीय। ठीक है, तो बस आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, थोड़ा मिटाएंगे हम इधर। चलिए तो निकालिए सबका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे भाई, तुरंत निकाल के आप चेक कर सकते हैं इसको कि कितना आएगा। चलिए इसका टीवी निकालते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, दूगो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन के आखिरी में होता है 6। टोटल आ गया मेरे भाई 8, और 8 एक है सम संख्या, और सम है तो ये होगा डायामैग्नेटिक, यानी ये होगा प्रतिचुंबकीय और ये होगा अनुचुंबकीय। तो मेरे भाई हमको अनुचुंबकीय चाहिए, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया, ये हो गया डाया। इसका निकालते हैं TVE, टकला वेरी स्मार्ट। नाइट्रोजन का कितना होता है मेरे भाई? नाइट्रोजन का होता है 5, और ऑक्सीजन का होता है 6। 2 ऑक्सीजन है तो 12, तो 12 5 17। बिल्कुल मेरे भाई ये विषम आ गया, और विषम का मतलब ये पारा होगा। पारा का मतलब होता है अनुचुंबकीय होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, B4। बड़की भाभी मेरी भाई, बड़की भाभी, और हमारी कोई बड़की भाभी नहीं है, तो आप ही लोग की बड़की भाभी। चलिए NaCl का निकाल के देखते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। TVE, टीवी सोडियम के आखिरी कक्षा में 1 होता है, और क्लोरीन के आखिरी कक्षा में 7 होता है मेरे भाई। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ये भी सम आ गया, और सम आने का मतलब डाया होगा, यानी ये प्रतिचुंबकीय होगा। और इसका भी निकाल देते हैं TVE। तो कार्बन का कितना होता है मेरे भाई? कार्बन के आखिरी में 6 होता है, इसके आखिरी में सॉरी से नहीं 4, और हाइड्रोजन के आखिरी में 1, तो 6 चौका 24। 24 अब प्लस 1 हाइड्रोजन में 1, तो 6 में 6, 26। 24 और 6 30 होगा मेरे भाई। 30 भी एक सम संख्या है, और ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाया, ये डाया, ये डाया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वर्ग 16 के तत्वों को कहते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर मेरे भाई। क्या कहते हैं वर्ग 16 के तत्वों को? देखिए हैलोजन जो होता है मेरे भाई, ये ग्रुप 17 को कहते हैं। ग्रुप 17 को हैलोजन कहते हैं। चैल्कोजेन, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, कई बार मेरे भाई इसको कैल्कोजेंस भी लोग पढ़ लेते हैं। यही ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 के तत्वों को ही चैल्कोजेंस कहते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक तत्व लगभग अयस्कों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अयस्कों का निर्माण करते हैं। और जो मेरे भाई अयस्क का निर्माण करता है उन्हें ही हम चैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व बेसिकली डी ब्लॉक को कहते हैं। और डी ब्लॉक मेरे भाई ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 12 तक होता है। ग्रुप 3 से लेकर 12, टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं इसमें। टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं, और 10 ग्रुप में टोटल 40 तत्व होते हैं, और 40 के 40 तत्व मेरे भाई क्या हैं? धातु हैं। 40 के 40 तत्व धातु हैं संक्रमण तत्व में। उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस ग्रुप 18 में है। हे नानी आराम करो जिंदा रहोगे, इसका ट्रिक है मेरे भाई। तो बिल्कुल ग्रुप 16 का पूछा है तो चाल्कोजेंस कहेंगे। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी होगा। और B4 बाहुबली। कॉन्क HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील होती है? नॉन रिएक्टिव होती है। यह नॉन रिएक्टिव ना कर कर इनर्ट होती है। कौन सा ऐसा धातु है इसमें से जो HNO3 में अभिक्रिया नहीं करता है? और वो भी कॉन्क। कॉन्क का मतलब होता है सांद्र, और सांद्र HNO3 में अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए भाई सांद्र HNO3 में अभिक्रिया ना करने की साहस केवल एल्युमिनियम के पास है। ऑप्शन नंबर डी, ये करता है, ये करता है, और ये करता है। ठीक है, और कौन कौन से तत्व नहीं करते हैं? एक एल्युमिनियम नहीं करता है, सोना नहीं करता है मेरे भाई, चांदी नहीं करता है। ये 3 तत्व याद रखिएगा जो कॉन्क HNO3 से अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें से एक ऑप्शन दे रखा है एल्युमिनियम,
और ये तीनों मेरे भाई बिल्कुल करते हैं, ये क्रियाशील होते हैं और ये अक्रियाशील होते हैं। तो इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन देगा मेरे भाई तो आप टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस यौगिक का डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? मेरे भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। HF देखिए, एक है HF, एक है HCl, एक है HBr और एक है HI। देखिए उसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा जिसमें प्लस माइनस बंटने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, मतलब जिस पर पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, मतलब एक पर सबसे ज्यादा प्लस और एक पर सबसे ज्यादा माइनस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे छोटू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको हम क्या समझाने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से, प्यार से देखिए एक बार। यहाँ पे देखिए F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखिएगा F सबसे ज्यादा लालची होता है, उससे कम क्लोरीन होता है, उससे कम ब्रोमीन होता है और उससे कम आयोडीन, यानी F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो सोचिए यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बॉन्ड का, तो इस पर सबसे ज्यादा माइनस आएगा, और जितना ज्यादा इस पर माइनस आएगा उतना ही ज्यादा इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस प्लस बटने की क्षमता रखता है। उससे कम क्लोरीन तो इस पे कम माइनस आएगा और इस पे कम प्लस आएगा। उससे कम ब्रोमीन तो इस पर और कम माइनस आएगा और इस पर कम प्लस आएगा। और सबसे कम मेरे भाई आयोडीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा का मतलब बहुत ही कम पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी यानी प्लस माइनस यहाँ आ रहा है, तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, समझ गए? चलिए ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे ही चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है? पी ब्लॉक के पार्ट 1 में भी बंधन कोण का क्वेश्चन किए थे और पार्ट 2 में भी। देखिए दोनों क्वेश्चन का लेवल अलग अलग है, इसमें सारे कंपाउंड अलग अलग हैं और उसमें कुछ सिमिलर कंपाउंड थे। चलिए आप लोग इसको ट्राई करेंगे, 20 सेकंड में ट्राई करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे। NH3, H2S, BF3, CH4। चलिए यदि हम इसकी संरचना बनाएं तो आप जानते होंगे मेरे भाई, इसकी संरचना ऐसे बनती है, एक लोन पेयर होता है। अगर H2S की संरचना बनाएं, H2S की, तो S, H, H और 2 लोन पेयर होता है। मेरे भाई अगर BF3 की संरचना बनाएं, BF3 की, तो BF3 की संरचना जो बनती है F, F और एक ऊपर F रहता है। और मेरे भाई CH4 की, CH4 का संरचना बनाएं तो C, H, H, H और ओहो यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहता है, ये भी बॉन्ड रहता है मेरे भाई, ये भी बॉन्ड रहता है, तो यहां भी एक हाइड्रोजन लगेगा। देखिए यदि किसी कंपाउंड पर लोन पेयर है तो सबसे कम लोन पेयर जिस पर होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, यानी बंधन कोण, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इसके बॉन्ड के बीच का कोण, इसके बॉन्ड के बीच का कोण, इसके बॉन्ड के बीच का कोण, इसके बॉन्ड के बीच का कोण सबसे ज्यादा होता है किस पर, जिस पर लोन पेयर कम होता है। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा है, 2 है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, 1 है तो इससे ज्यादा होगा। इन दोनों पर बिल्कुल लोन पेयर मेरे भाई नहीं है, तो इन दोनों का बॉन्ड एंगल इन दोनों से ज्यादा होगा। चलिए ये तो गया काम से, NH3 गया और H2S गया। अब BF3 CH4 में लड़ाई है, इसमें से खोजना है किसका ज्यादा होगा। देखिए ये पूरा 360 होता है मेरे भाई, और 360 को 3 भाग में बांटेंगे, और ये पूरा 360 होता है, 360 को 4 भाग में बांटेंगे, कौन ज्यादा आएगा? बिल्कुल मेरे भाई 360 को 3 भाग में तो कितना आएगा बताओ, 12, 120 डिग्री आएगा। और 360 को मेरे भाई 3 भाग में तो लगभग कितना आएगा, 90 डिग्री के आसपास आएगा, 90 डिग्री के कम ज्यादा होता है। तो कैसे भी हो तो ये ज्यादा होगा, तो मेरे भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर BF3 ज्यादा होगा, ये नहीं होगा। तो BF3 का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? चलिए आपको समझा चुके हैं। अगर अलग अलग कंपाउंड है तो ऐसे देखना है, जिस पर लोन पेयर कम होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ये दोनों छट गए। इस पर लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, कम है।
अब इन दोनों में कोई लोन पेयर नहीं है, तो जिसमें बॉन्ड की संख्या कम होगी, जैसे 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, तो बॉन्ड की संख्या जिसमें कम होगी उसका ही मेरे भाई सबसे ज्यादा बंधन कोण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल गैस होते हैं एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक या कोई नहीं। मेरे भाई नोबेल गैस किसे कहते हैं? इनर्ट गैस, इनर्ट गैस या इसी को नोबेल गैस भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नोबेल गैस। नोबेल गैस को ग्रुप 18 में देखा जाता है। और ग्रुप 18 में कौन कौन से तत्व है? ग्रुप 18 में कौन सा? हे नानी आराम करो जिंदा रहोगी, जिंदा रहोगे, ओ मेरे नानी आराम करो जिंदा रहोगे। ये ग्रुप 18 के तत्व हैं मेरे भाई, और ये सभी के सभी निष्क्रिय होते हैं। और जो निष्क्रिय तत्व होते हैं वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, यानी वो एकल ही परमाणु में पाए जाते हैं। एकल का मतलब हीलियम हमेशा ऐसे ही अकेले परमाणु में रहेगा। कभी भी आप हीलियम को He2 में नहीं देखेंगे मेरे भाई, ये नहीं देखेंगे। तो इसे बोलेंगे द्विपरमाणिक और इसे बोलेंगे एकल परमाणिक। तो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनॉन हो, रेडॉन हो, ये सारे के सारे मेरे भाई एकल परमाणिक में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल A4। आओ मेरे कोचिंग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, समुद्री घास से प्राप्त होने वाला तत्व है। कौन सा तत्व समुद्री घास से प्राप्त होता है? देखिए समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी से मेरे भाई, समुद्र के पानी से 3 तत्व प्राप्त होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन हाइड्रोजन के 3 तत्व प्राप्त होते हैं। और समुद्री घास से, सी वीड से मेरे भाई, समुद्री घास से केवल आयोडीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा आयोडीन को समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई, आयोडीन को प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। 15 नंबर, सफेद फास्फोरस का संरचना होता है। आपको बताना है सफेद फास्फोरस का संरचना कैसे होगा। देखिए सफेद फास्फोरस को P4 के रूप में लिखते हैं हम। किसके रूप में लिखते हैं? बिल्कुल P4 के रूप में लिखते हैं सफेद फास्फोरस को। और इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? 4 फास्फोरस है मेरे भाई, 4 फास्फोरस है, तो चारों फास्फोरस को यहाँ पे लिखते हैं P4। देखिए 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस और 4 फास्फोरस। 4 फास्फोरस हो गए। और चारों फास्फोरस पर एक को डबल बॉन्ड लगाते हैं हम लोग। सॉरी यहाँ पे तो O है ही नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए चारों फास्फोरस को क्या करते हैं मेरे भाई? सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। और बाकी जो आमने सामने के फास्फोरस हैं उसे भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, और प्रत्येक फास्फोरस पर एक एक लोन पेयर होता है मेरे भाई, प्रत्येक फास्फोरस पर एक एक लोन पेयर होता है। और फास्फोरस के 2 बॉन्ड के बीच का जो कोण होता है इसको एंगल स्ट्रेन कहा जाता है मेरे भाई। ये 60 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा P4 यानी व्हाइट फास्फोरस का संरचना। और इस संरचना का जो नाम होता है मेरे भाई उसे ही हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। 4 हेड होता है, 1 2 3 4, 4 मुंह होता है, तो 4 हेड को टेट्राहेड्रल कहेंगे। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बताना है आपको 16, कार्बनिक यौगिक का मुख्य अवयव क्या होता है? ये ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन आता है और यहाँ भी 1-2 बार पूछा है। आपको बताना है कौन सा मुख्य घटक होता है। तो सब लोग जानते होंगे कार्बनिक यौगिक का मुख्य घटक कार्बन होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? बिल्कुल कार्बन होता है। ठीक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में और कौन कौन से तत्व आ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, कार्बन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, फास्फोरस भी आ सकता है, हाइलोजन ग्रुप के भी तत्व आ सकते हैं, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आ सकते हैं मेरे भाई, और सल्फर भी आ सकता है। ये आपको इतने तत्व आप आराम से कार्बनिक यौगिकों में देख सकते हैं, लेकिन मुख्य पूछे तो केवल कार्बन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल A4 एंटीजी। देखिए इसे याद करने का तरीका है, कहो कहो ना प्यार हैलोजन से है सनम से। किससे? बिल्कुल मेरे भाई सनम से, आपके सनम से है।
कहो ना प्यार है सनम से, सनम से प्यार होगा तो कार्बनिक यौगिक होंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा, कहो ना प्यार है सनम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि आप ज्यादा क्वेश्चन को कर पाए। सफेद फास्फोरस में गंध पाया जाता है, बिल्कुल मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लहसुन की तरह गंध पाया जाता है। सफेद फास्फोरस में लहसुन की तरह महकता है, अगर आप लहसुन छीले होंगे कभी तो देखिएगा अजीब उसका महक होता है, और आपका सफेद फास्फोरस भी वैसा ही महकता है। एक बात ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सफेद फास्फोरस काफी जहरीला होता है और उसे धूप में रखते हैं तो धीरे धीरे पीला हो जाता है, इसलिए उसे पीला फास्फोरस भी हम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सफेद फास्फोरस का प्रयोग चूहा मारने वाले दवाई में भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं मर सकता है। गांव देहात में तो इंसान को अगर कभी जहर खा लेता है मेरे भाई तो उसे गोबर खिलाया जाता है ताकि वो उल्टी कर दे तो ऐसे भी होता है गांव में, आप समझिएगा, गांव में अजीब लोग होते हैं, अगर कोई खा लिया ना गलती से तो उसे गोबर खिलाते हैं ताकि उल्टी कर दे, जहर बाहर निकल जाए। चलिए सफेद फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। कहा जा रहा है कि सफेद फास्फोरस में 6 पीपी बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, 4 पीपी सिंगल बॉन्ड होता है, 4 लोन पेयर होता है, इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है। चलिए अभी हम आपको जस्ट कुछ देर पहले बताए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस है, इसमें पीपी बॉन्ड कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पीपी बॉन्ड है, पीपी बॉन्ड 6 है। अच्छा बॉन्ड एंगल कितना है, दो बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है, और मेरे भाई प्रत्येक फास्फोरस पे एक और लोन पेयर होता है, यानी चारों फास्फोरस पे 4 लोन पेयर होते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेंगे, अब यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर लेंगे, चलिए बताइए। ओहो हाँ यहाँ बताइए, ए 6 पीपी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, बिल्कुल मेरे भाई सही है। 4 पीपी सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं ये गलत है, 4 नहीं होता है, 4 लोन पेयर होता है, बिल्कुल मेरे भाई। इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो क्या पूछा है, सफेद फास्फोरस अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, 4 पीपी बॉन्ड नहीं होते हैं, 6 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, H3PO3 इसे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं, इसे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कहते हैं, में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था होता है। आपको बताना है मेरे भाई कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होगा, तो कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। देखिए फास्फोरस का निकालना है तो बाकी सबका लिख लेना है मेरे भाई। तो ऑक्सीजन का होता है -2 और हाइड्रोजन का होता है +1। अगर -2 को 3 का निकालेंगे तो -6 होगा, टोटल 6 आएगा, और +1 1 का होता है और 3 का निकालेंगे तो +3 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा, -6 +3, मेरे भाई -3 आएगा, और जो यहाँ पे आया उसका साइन उल्टा कर देंगे तो -3 का क्या हो जाएगा, +3, और जो +3 आएगा वही फास्फोरस का होगा मेरे भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। और C4 बिल्कुल आप जानते ही हैं, C4 छेदिया। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस फास्फोरस की संरचना उच्च पॉलीमेरिक होती है, उच्च पॉलीमेरिक, इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई, उच्च पॉलीमेरिक का मतलब कि कौन सा ऐसा फास्फोरस है जिसमें फास्फोरस के अणु बहुत सारे अणु जुड़े हो और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला काफी भारी हो, पॉलीमेरिक का मतलब यही हुआ। तो देखिए एक ही ऐसा फास्फोरस है, बीटा ब्लैक फास्फोरस, इसे बोलते हैं कौन सा, बीटा ब्लैक फास्फोरस, बिल्कुल मेरे भाई बीटा ब्लैक फास्फोरस हाईली पॉलीमेरिक होता है, सबसे ज्यादा इसके अणु एक दूसरे में जुड़े होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए वैसे ऑर्गेनिक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें शुष्क करने के लिए या अभिक्रिया से पानी खींचने के लिए, अभिक्रिया से पानी निकालने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे H2SO4 है, सांद्र H2SO4 जो होता है ये भी पानी निकालने का काम करता है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। Al2O3 ये भी काम करता है, P2O5 ये भी पानी निकालने का काम करता है, और CaO ये भी पानी निकालने का काम करता है। लेकिन अगर अमोनिया को शुष्क करना हो, शुष्क मतलब होता है उसमें से पानी सुखाना हो, तो हम CaO का प्रयोग करेंगे, इन तीनों का नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों पानी सुखाते नहीं है। अमोनिया में जैसे इसको डालिएगा तो ये पानी सुखाएगा बाद में, पहले इसे गुलू गुलू करने लगेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा मेरे भाई,
और जैसे रिएक्शन करेगा तो दूसरे कंपाउंड का निर्माण कर देगा, पानी नहीं सुखा पाएगा। लेकिन ये मेरे भाई बहुत साद होता है, अमोनिया से कोई लगाव नहीं रखता है। ये जिस काम के लिए भेजा जाता है पानी सुखाने के लिए वही काम करता है। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और B4 बड़की भाभी मेरे भाई, बड़की भाभी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन गैस का खोज किया था। ऑक्सीजन गैस का खोज सीले और प्रिस्टेला ने किए थे। ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन गैस का खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा उपयोग ओजोन का है? चलिए बताइए। चलिए हम बताते हैं। देखिए मेरे भाई, ओजोन बहुत अच्छा गैस है, ठीक है। तो यह कीटाणुनाशक का कार्य करता है। बिल्कुल, ओजोन कीटाणुओं को मारने में काम करता है। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, यूवी लाइट से रक्षा करता है। देखिए हमारे पृथ्वी से, यहाँ पे हम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, बहुत प्यारे प्यारे से ये बच्चे हैं। और यहाँ से आप लगभग 20 से 22 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो एक ओजोन का परत मिलता है। और ये ओजोन परत बहुत मोटा होता है मेरे भाई, बहुत मोटा होता है। और ये सूर्य के प्रकाश से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से आने और हमको रक्षा करता है। हम सभी को रक्षा करता है। तो ये जो यूवी लाइट आता है सूर्य के प्रकाश से, उससे रक्षा करता है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। वायु को शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, वायु में कीटाणुओं को मारने के लिए करते हैं इनमें से सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी, ओजोन का सभी प्रयोग है, सभी में इसका उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, P4 का ऑक्सीकरण संख्या होगा। फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन में बताए थे कि यदि एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु आ जाए, जैसे P4, फास्फोरस के ही 4 परमाणु है, तो मेरे भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, S8 की संरचना क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई S8 का। देखिए S8 की संरचना आपको बनाना है तो पहले बना के देखेंगे। आपको पता होगा S8 में 8 सल्फर हैं, तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 सल्फर ऊपर रखेंगे। और मेरे भाई इस सल्फर से ऐसे खींचेंगे 1, फिर 2, फिर 3 और इसमें आके मिला देंगे, ठीक है। देखिए ये एक अजीब सा संरचना है जो S8 का संरचना है मेरे भाई। ये आप ध्यान से देखेंगे तो राजा के टोपी जैसा लग रहा है, क्राउन शेप जैसा लग रहा है। तो मेरे भाई ये क्राउन शेप होता है, ये टोपी जैसा लग रहा है। आप इसमें मुंडी घुसा के पहन भी सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे टोपी जैसा होता है, इसलिए इसे क्राउन शेप कहते हैं। याद रखिएगा, 2 सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इसकी लंबाई मेरे भाई लगभग 204 पिकोमीटर होता है। और ये जो बॉन्ड है इसके बीच का जो कोण होता है, याद रखिएगा 107 डिग्री होता है, ठीक है। तो बताइए कैसा दिख रहा है मेरे भाई? बिल्कुल क्राउन शेप, राजा के टोपी जैसा दिखता है S8 की संरचना। बढ़े आगे। हाँ, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 अम्ल में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या, तो अभी कुछ देर पहले निकाल के बताए H3PO4, ठीक है। वो H3PO3 का था। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए इधर, कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ऑक्सीजन इसका निकालना है तो बाकी सबका पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है -2, तो 1 का -2 तो 4 को -8, एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 का +3, इसे और इसे जोड़ दीजिए तो -8 और +3 ऐड करने पर कितना आएगा मेरे भाई? -8 +3 तो -5। और जो मेरे भाई यहाँ आए ना उसका साइन उल्टा कर दीजिए, तो -5 को +5 लिखेंगे तो ये आ जाएगा फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 इसका यानी +5 इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्लोरीन गैस का निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? विधि पूछा है मेरे भाई। बिल्कुल देख लीजिए, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है, संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और डिकॉन्स विधि, इसे हम डिकॉन प्रोसेस कहते हैं, डिकॉन्स प्रोसेस कहते हैं मेरे भाई, इसी से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, डिकॉन्स विधि। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिकॉन्स विधि के द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से सल्फर का कौन सा अपरूप सबसे अस्थायी होगा? देखिए मेरे भाई, ये सभी के सभी सल्फर के अपरूप हैं। इसे अल्फा सल्फर कहते हैं, एक है बीटा सल्फर, एक है एप्सिलॉन सल्फर। एप्सिलॉन सल्फर को S6 लिखते हैं। देखिए, अल्फा सल्फर को हम रोहम्बिक सल्फर भी कहते हैं, बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं और एप्सिलॉन सल्फर को साइक्लो सल्फर भी कहते हैं। सल्फर, ठीक है मेरे भाई, ये दोनों S8 के रूप में पाया जाता है और ये S6 के रूप में पाया जाता है। इसमें 6 परमाणु होते हैं सल्फर के। तो देखिए, ये सल्फर जो होता है ओरिजिनली S8 में पाया जाता है। तो जो अपने ओरिजिनल रूप में पाया जाएगा मेरे भाई, वो अस्थाई होगा। कैसा होगा? अस्थाई, स्टेबल होगा, अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा। लेकिन मेरे भाई, जिसमें से कुछ काट लिया गया हो, जो अपने ओरिजिनल रूप में ना हो, S6 में पाया जा रहा है, तो ये अस्थाई होगा। कैसा हो जाएगा? अस्थाई होगा, अनस्टेबल होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो संरचना होता है S6 का, वो चेयर फॉर्म जैसा होता है, कुर्सी के जैसा होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन सल्फर ऐसा सल्फर है मेरे भाई, जो एप्सिलॉन सल्फर ऐसा सल्फर है जो मेरे भाई सबसे अस्थाई होता है, ठीक है। मच्छर भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, देख लीजिए कितना पढ़ाकू है। और एक आप लोग हैं जो लाख कोशिश करने के बाद भी वीडियो नहीं देखते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे, ये नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। सफेद फास्फोरस को किस ताप पर अस्थायी होता है? कौन सा ऐसा ताप है जिसमें सफेद फास्फोरस जिस पर अस्थायी होता है? देखिए, व्हाइट फास्फोरस जो होता है मेरे भाई, उसको रेड फास्फोरस में बदलने के लिए 573 केल्विन पर गर्म करना पड़ता है, और वो भी इनॉट एटमॉस्फेयर में, यानी निष्क्रिय वातावरण में, ठीक है। जब आप व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन के ऊपर गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? रेड फास्फोरस। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट फास्फोरस मेरे भाई 573 केल्विन के नीचे या इतना पर 573 तक स्टेबल होता है, यानी अस्थायी होता है। और रेड फास्फोरस को 573 के नीचे ठंडा करेंगे तो व्हाइट फास्फोरस में बदल जाएगा। मतलब इसे आप इतना से ऊपर गर्म करेंगे तो वो बदलेगा, और उसे इतना से ठंडा करेंगे तो ये बदलेगा। तो मेरे भाई, व्हाइट हो चाहे रेड हो, ये दोनों के दोनों फास्फोरस 573 केल्विन पे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और C4, चलो कहीं घूमने चले, चलो कहीं घूमने चले। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपर्क विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण किया जाता है? देखिए, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है मेरे भाई ओस्टवाल्ड विधि से। किस विधि से? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। याद रखिएगा, ये सब विधि पूछा जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। ओजोन गैस का निर्माण मेरे भाई, इसका कोई स्पेसिफिक विधि नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन से ही बनाया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब में। और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है मेरे भाई संपर्क विधि से। याद रखिएगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा किसका निर्माण होता है? H2SO4 का निर्माण होता है। और इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है मेरे भाई, कई बार पूछ देता है, याद रखिएगा, जो इसमें कैटलिस्ट प्रयोग होता है वो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रयोग होता है मेरे भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, अल्फा सल्फर को बीटा सल्फर में अगर बदलना है, रोहम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में बदलना है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 369 केल्विन पर गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा सल्फर को 369 केल्विन पर गर्म करेंगे तो बिल्कुल मेरे भाई वो किस में बदल जाएगा? बीटा सल्फर में। ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चले। क्वेश्चन नंबर 32, चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी दीजिए। मुझे तो लगता है कि आप लोग दे देंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अवकारक होगा? यदि आप ठीक से पढ़े होंगे तो आराम से इसे आप आंसर चुन सकते हैं। देखिए, कई बार होता है ऐसे मेरे भाई, जिसको आसान समझते हैं वो बहुत भारी होता है। अवकारक आपको देखना है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, तो संरचना बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, फास्फोरस के किसी भी ऑक्सी अम्ल में
पीएच बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी मेरे भाई, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उतना ही सॉरी मच्छरों की वजह से काफी परेशानी है, मच्छरों का माहौल चल रहा है, बेचारे हम ही को ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। देखिए किसी भी ऑक्सी एसिड में याद रखिएगा पीएच बॉन्ड की संख्या जितना ज्यादा होगा वो उतना ही प्रबल औकारक होगा, उतना ही क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल प्रबल औकारक होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो देखते हैं संरचना बनाकर। H3PO4 का बनाइएगा तो P डबल बॉन्ड O OH OH और OH बनेगा। इसमें एक भी POH बॉन्ड की संख्या नहीं है, यानी 0 है। एक नंबर का ये हो गया। 2 नंबर का देखते हैं मेरे भाई, P डबल बॉन्ड O OH OH H, इसमें एक POH बॉन्ड का संख्या है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। ठीक है, चलिए H3PO2 का भी देखते हैं। तो H3PO2 का जब से हम बनाएंगे तब P डबल बॉन्ड O OH और 2 H रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें PH बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2। तो सबसे ज्यादा PH बॉन्ड की संख्या उतना ही प्रबल औकारक, तो सबसे ज्यादा PH बॉन्ड की संख्या 2 इसमें है, इसमें 1 है और इसमें बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, इसमें एक भी PH बॉन्ड की संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सबसे ज्यादा औकारक है, उससे कम बी नंबर, उससे कम ए नंबर। ठीक है, चलिए देखिए ये कैसे संरचना बन रहा है, इसको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपको एक वीडियो में, इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव के वीडियो में आसानी से सिखाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे सॉलिड स्टेट का तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे संरचना बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 मेरे भाई, बहुत कुछ क्वेश्चन ही बच चुके हैं, बहुत कम ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैस केवल एक ही यौगिक का निर्माण करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए हीलियम एक भी यौगिक का निर्माण नहीं करता है, ये पूर्ण निष्क्रिय होता है। जेनॉन मेरे भाई और क्रिप्टन, रेडॉन भी नहीं करता है। देखिए क्रिप्टन केवल एक ही यौगिक का निर्माण करता है, वो है KrF2। ठीक है, याद रखिएगा क्रिप्टन केवल एक ही यौगिक का निर्माण करता है, वो है KrF2। ठीक है, और जेनॉन जो है ये कई यौगिकों का निर्माण करता है। याद रखिएगा जेनॉन ही एक ऐसा निष्क्रिय गैस है जो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है, और वो भी किससे अभिक्रिया करके, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, लेकिन क्रिप्टन केवल फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके एक ही यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे, ये 34 मतलब इसका जवाब नहीं है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 34 का आपको बताना है कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों का ऑक्सीकरण प्रास क्या होगा। आपको ऑक्सीडेशन रेंज बताना है ग्रुप 16 का, ये बहुत पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन रेंज किसी भी ग्रुप का आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरा एक ट्रिक याद रखिएगा, N-8 से प्लस N, ये बस आप याद रखते हैं मेरे भाई, तो आसानी से आप ऑक्सीडेशन रेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीकरण प्रास का मतलब क्या होता है कि ग्रुप 16 के तत्व, यानी किसी भी ग्रुप का पूछे तो वो तत्व कितना अपने ऊपर चार्ज ले सकते हैं, मिनिमम कितना ले सकता है और मैक्सिमम कितना ले सकता है, मतलब कहां से कहां तक ले सकता है। देखिए अगर ग्रुप 16 का पूछा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एन मतलब होता है वायलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 16 के लिए वायलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 6 होगा, यानी इसके एन का मान 6 होगा। जैसे ग्रुप 15 अगर कह दे तो ग्रुप 15 का 5 होगा, ग्रुप 14 कह दे तो 4 होगा। मतलब जो भी ग्रुप आपके कहे उसके लास्ट वाले नंबर जो होंगे मेरे भाई, उसके लास्ट वाले जो नंबर होंगे वही, जैसे ग्रुप 15 कह दे तो इसके एन का मान जो हो जाएगा इस 5 हो जाएगा। ग्रुप 18 कह दे तो इसके एन का मान मेरे भाई 8 हो जाएगा। ग्रुप 17 कह दे तो इसके एन का मान 7 हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ग्रुप 16 कह रहा है तो ग्रुप 16 के एन का मान कितना होगा, बिल्कुल मेरे भाई हो जाएगा 6। और इसमें जैसे रखेंगे तो 6 माइनस 8 से एन का मान +6, तो -2 से लेकर +6 तक इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, C4। चलो कहीं घूमने चले। चलिए और कुछ ही क्वेश्चन है। H2O में लोन पेयर कितना होता है? देखिए ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। H2O का संरचना बनाएंगे तो ऐसे होता है,
याद रखिएगा H2O पर जो लोन पेयर होता है मेरे भाई 2 होता है। अगर NH3 का संरचना पूछ दे तो NH3 का संरचना ऐसे बनता है और NH3 पर एक ही लोन पेयर होता है NH3 और H2O, ठीक है। इसका भी संरचना टेट्राहेड्रल होता है, इसका भी टेट्राहेड्रल होता है। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3, पर संकरण दोनों में sp3 होता है। तो याद रखिएगा H2O में जो लोन पेयर होता है मेरे भाई वो कितनी होती है, 2 होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। H2O में टोटल 2 लोन पेयर होते हैं और NH3 में कभी पूछ दे तो कितने लोन पेयर होंगे, बिल्कुल 1 होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, NH3 की आकृति कैसी होती है मेरे भाई। तो देखिए आकृति जब भी पूछे, शेप जब भी पूछे तो लोन पेयर को ढक देना है। देखिए ये पिरामिडल जैसा होता है, तो NH3 में लोन पेयर को ढकेंगे तो ये कैसा दिखेगा, पिरामिडल। तो इसका शेप जो होता है यानी आकृति जो होता है वो पिरामिडल होता है। और H2O का लोन पेयर जैसे ढकेंगे तो इसका जो शेप होगा यानी आकृति होगा वो भी शेप होगा। तो H2O का भी शेप और NH3 का पिरामिडल। तो मेरे भाई बिल्कुल पिरामिडल हो जाएगा NH3 का संरचना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नमी युक्त SO2 फूलों के रंगों को उड़ा देता है, इस गुण को कहते हैं। जब भी कोई कंपाउंड किसी भी रंग को उड़ा दे, चाहे वो फूल का रंग हो या कपड़ा का रंग हो मेरे भाई, उसे विरंजन गुण कहते हैं। विरंजन यानी रंगों को उड़ा देने वाला गुण कहते हैं, ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड जो है वो रंगों को उड़ाते हैं मेरे भाई, तो H2SO4 भी रंगों को उड़ाता है, ओजोन भी रंगों को उड़ाता है मेरे भाई, HNO3 भी रंगों को उड़ाता है। तो ये सब में ब्लीचिंग गुण पाया जाता है, सब में विरंजन का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मेरे भाई 38 क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन थे और पहले से हम लोग 42 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल हमारे पास 9 4 3 7 7 लगभग 79 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन के आसपास हम लोग केवल पी ब्लॉक से किए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रत्येक डाउट को क्लियर करेंगे मेरे भाई। इतना बस तैयारी कर लीजिए, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। टिक मारने वाले पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि कॉन्सेप्चुअल और प्रत्येक चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन करिए ताकि आपका सारा का सारा डाउट खत्म हो जाए। एक ही वीडियो में सारे चैप्टर का मिलाकर करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास 2-2.5 महीने टाइम है, आप आराम से एक एक चैप्टर का प्रिपरेशन करिए। लास्ट में हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें लगभग सारे चैप्टर के 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आप देख के चले जाएंगे तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।